A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the chemistry of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. साइंस एनसीईआरटी में हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा केमिस्ट्री का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिकॉल द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ओवरव्यू में बेसिकली हम वो पॉइंट्स जानेंगे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले एक ओवरव्यू के पॉइंट से देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। फर्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर का जो हमारा नेम है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस रिएक्शंस क्या होती हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो बेसिकली चेंजेस के बारे में स्टडी करें क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी। तो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंज होता क्या है। बेसिकली रिएक्शन हो रही है मतलब कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म्स हो रहे हैं, मतलब कुछ हमारा चीज था। तो केमिकल चेंज बेसिकली होता क्या है। तो उसके पहले हम एक इंट्रोडक्शन में क्विक एक ओवरव्यू देखेंगे कि बेसिकली हमारी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। बेसिकली अगर एक शॉर्ट में देखा जाए तो बेसिकली फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है वापस से अपने फॉर्म में आ सकता है, तो वो चेंज जो हमारा होता है बेसिकली वो फिजिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज हमारा बेसिकली वो चेंज होता है कि अगर किसी भी एक चीज को, किसी भी एक रिएक्टेंट को हमने किसी के फॉर्म में, किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया, मीन्स कोई भी चीज है अगर उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है पर वापस हम उसको उस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हैं, तो वो जो हमारा टाइप का चेंज होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। Physical change, a change in which the physical properties of the substance changes but the chemical composition does not changes. The substance is restored to its original position as soon as the cause of the change is withdrawal. फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली वो फिजिकल चेंज में वो चेंजेस होते हैं कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है, मतलब दिखने में वो चेंज हो सकती है बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। जब तक उन प्रॉपर्टीज का इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा उस सब्सटेंस के ऊपर तब तक तो वो अपने दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और जैसे ही वो सब जो हमारा इफेक्ट है वो उसके ऊपर से रिमूव किया जाएगा वैसे ही वो अपने वापस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली होता है फिजिकल चेंज। इसके बाद हमारा आता है केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस चेंजेस इनटू द न्यू सब्सटेंस with a different composition. The new substance cannot be changed back to the original state even if the cause of the change is withdrawal. और केमिकल चेंज में बेसिकली यही बताया गया है कि एटलीस्ट एक कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे सब्सटेंस में फॉर्म होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और अगर उस हम इफेक्ट को रिमूव भी कर दे तब भी हम उसको अपनी बैक स्टेज में नहीं ला सकते हैं। तो यही हमारे होते हैं बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमने केमिकल चेंज के बारे में देखा है, अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विद ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। During the chemical reaction, new substance with the new properties are formed. The substance which take part in the chemical reaction are called as a reactants and the substance which are formed as the result of the chemical reactions are called as a product. Chemical reactions basically हमारी वो प्रोसेस होती है जहां पे हमारा एक सब्सटेंस जो है वो किसी न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज होता है। इसमें जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो जो फॉर्म हो रहा है वो उसकी जो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज्ड होती हैं।
जो सब्सटेंस हम दो चीज को जैसे कंबाइन करके कोई रिएक्शन कराते हैं, तो जो दो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन होने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो केमिकल सब्सटेंस हमारे फॉर्म हो रहे हैं, जो बन रहे हैं उन केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे हो गए केमिकल रिएक्शन के बारे में कि बेसिकली जब कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं विद द न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू कॉम्पोजिशन, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। A reaction involves following observation। अब जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज इन द फिजिकल स्टेट, चेंज इन द कलर, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है, द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और चेंज इन टेम्परेचर। ये बेसिकली वो चेंजेस होते हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो न्यू प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहे हैं उसमें हम ये चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, पहले वो किसी और फॉर्म में किसी और कलर में था, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया। गैसेस का इवैल्यूएशन हो रहा है, मींस गैस निकल रही है, मतलब बर्न होने के बाद या हीट होने के बाद जो भी रिएक्शन हमारी हो रही है उसके बाद उसमें कुछ तरह की गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब बर्न करा जैसे सपोज हमने, तो उसके बाद कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हमारे जो कि सब उस रिएक्शन होने के बाद न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और उस जो पुराने हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनसे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद कुछ जो सॉलिड प्रेसिपिटेट हमारा रह जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट रह जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और टेम्परेचर में चेंज होना, तो ये सब हमारे वो ऑब्जर्वेशंस है जो कि हम नोटिस आउट करते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर करती है। केमिकल रिएक्शन में यहाँ हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो ये हमारा NaCl फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O फॉर्म हो जाता है हमारा। तो ये हमारा बेसिक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दो जो हमारे सब्सटेंस है वो हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये दो जो हमारे सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट है। मींस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा, और पानी जो है वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएगा। अब आता है हमारा केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि मींस दो प्रोडक्ट्स, हम दो कोई भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम रिएक्ट करा रहे हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारे केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम सिंबल्स या कंपाउंड्स के थ्रू उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, और इन्हें हम जिन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्म किस तरीके से हमारा क्या रिएक्टेंट्स है क्या प्रोडक्ट है, जो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इवॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। यही चीज बताई गई है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को जब हम सिंबल्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें दिखाया गया है व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पे हमारा Mg हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, मींस MgO फॉर्म होता है। यहाँ पे Mg प्लस O2 हमारा रिएक्टेंट्स है, और जो MgO है हमारा वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे 2O2 था तो 2 हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, और Mg है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ये हमारी बैलेंस्ड, दोनों साइड जो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वह भी हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। तो हमारी इक्वेशन जब भी लिखी जाती है वो हमारी हमेशा बैलेंस स्टेट में लिखी जाती है। तो ये तो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। अब नेक्स्ट जो है द रिएक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बी रिप्रेजेंटेड बाय, जिंक है Zn हमारा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 होता है। जब इससे रिएक्शन होगी तो हमारा जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, दैट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2
तो इस रिएक्शन में हमारा Zn और H2SO4 है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ZnSO4 प्लस H2 जो है वो हमारे क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, जो कि हमारे रिएक्शन होने के बाद फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम जानेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमारा बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में हमने ये बताया कि हमने ये चीज इससे मिला दिया तो हमें ये चीज फॉर्म हो गया। अब उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख दिया कि जैसे Mg लिख दिया, Mg प्लस O2, क्योंकि Mg का जो मतलब मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो O2 होता है। तो Mg प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा, मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर ऑक्सीजन इस साइड हमारा 2 है, उधर साइड हमारा मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम ये 2O2 नहीं यूज करते हैं तो हमारा Mg इधर सिंगल है, ठीक, सपोज कर लिया हमने Mg इधर है, इधर भी हमारा Mg, इधर पर ऑक्सीजन का फॉर्मूला है तो ये O2 है, इधर हमारा एक ही है वो। तो हमें इसमें 2 लगाने के लिए तो साइड भी हम नहीं लगा सकते कि हमने ऐसे सफिक्स में कहीं पे भी 2 लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके आगे जो है वो एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो ये 2 तो Mg के साथ भी हो गया और O के साथ भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाला मतलब इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे भी हमारा 2 हो गया और ये भी हमारा 2 हो गया। इसके सामने 2 लगाने का मतलब Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, वो तो इधर ठीक हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, बट इधर हमारा Mg 2 हो गया, इधर हमारा सिंगल ही था, तो हमें इधर भी एक 2 लगाना पड़ेगा। अब हम रिएक्टेंट के साइड देखें और प्रोडक्ट के साइड देखें, तो रिएक्टेंट के साइड भी हमारा Mg2 है और O2 है, इधर भी हमारा Mg2 है और O2 है। मींस अब हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों ही साइड सेम होने चाहिए। उसी कंडीशन पे हमारी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है। अदरवाइज जो हमारी रिएक्शन होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हमने उसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में एज इट इज लिख दिया, तो उस टाइम पे मैक्सिमम केसेस रहती है कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। उसे हमें टोटल दोनों साइड बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट के साइड जितने भी एटम्स होते हैं उनको हमारे प्रोडक्ट के साइड एटम से इक्वल करना होता है। मींस प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड दोनों ही साइड हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, बैलेंस्ड होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम। ठीक है, at the chemical reaction in which the number of atoms of the different elements in the reaction and the product are not same। इसमें सेम होते हैं दोनों साइड, इसमें नॉट सेम होती है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे कि जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि मतलब बेसिकली रिएक्शंस लिखने के लिए जैसे हमारे आते हैं। मैंने आपको बताया केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, किस हिसाब से हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम्स में 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लीजिए। बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। तो जब H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करेगा तो हमारा HCl फॉर्म करेगा और आगे हमारा ये 2 लग जाएगा। यहाँ पे एक और है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, ये हमने देखा ही है अभी। Mg जब बर्न करता है O2 में तो हमारा MgO बनाता है, इधर भी हमारा 2 लग जाएगा, इधर भी हमारा 2 लग जाएगा, तो हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। बैलेंस्ड इक्वेशन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हमारा H2 होता है, नाइट्रोजन हमारा N2 होता है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारा रिएक्ट करता है तब NH3 बनाता है। NH3 बनाता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक है, जब 3 है तो ऑब्वियस बात है हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़े क्योंकि इधर 2 है। जब हमने 2 इधर ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 था, हमने 3 इधर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी 3 to the 6 हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए और यहाँ पे भी 3 to the 6 H2 के H के हमारे 6 एटम्स हो गए। यहाँ पे N2 है ही है और यहाँ पे भी आपने देख ही लिया N हमारा सिंगल था, एक हमने यहाँ पे जैसे 2 ऐड किया तो N2 इधर भी हो गया और N2 इधर भी हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सोडियम प्लस वाटर। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम हमारा Na होता है, वाटर H2O होता है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, दैट इज NaOH प्लस H2। नेक्स्ट हमारा है बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारा फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन हमारा CH4 होता है प्लस ऑक्सीजन हमारा O2 होता है। जब ये रिएक्ट करता है तो ये हमारा CO2 बनाता है प्लस 2H2O फॉर्म करता है।
ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो ये हमारी हो गई कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हमारी और इनकी बैलेंसिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में तो हमें उसे क्लीन क्यों कर लेना चाहिए। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड एज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज formed on the magnesium metal. This protective layer prevents magnesium to react with the oxygen. So the magnesium is cleared by rubbing it with the sandpaper. The protective layer gets removed and the magnesium readily burns in oxygen. जो हमारा मैग्नीशियम का रिबन होता है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है जिसे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये हमारी एक कोटिंग होती है जो कि मैग्नीशियम के ऊपर कवर होती है और ये क्या करती है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करने से प्रिवेंट करती है। इसलिए इस प्रोटेक्टिव लेयर को हमारा रिमूव करना, क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम सैंड पेपर पे रब करके क्लीन कर सकते हैं। जब ये क्लीन हो जाती है उसके बाद जो मैग्नीशियम रिबन है वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ हमारा बर्न कर सकता है। यही चीज़ में बताया गया कि मैग्नीशियम हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड एज अ कोटिंग it react with oxygen and a coating of the magnesium is formed on the magnesium metal. इस magnesium metal के ऊपर magnesium carbonate की coating होती है। ये protective layer प्रिवेंट करती है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे, इसलिए इसको क्लीन कर लिया जाता है। और जब ये क्लीन हो जाती है तब हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है वो इजीली ऑक्सीजन के साथ बर्न कर सकता है। आज की क्लास में इतना ही। बेसिकली हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में जाना, कुछ हमारी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप सो आज की क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया गया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।